हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स याद रखें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा वह सभी टॉपिक वाइज होंगी। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा टॉपिक है वह है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। आज मैं टोटल 21 क्वेश्चन समझाने वाला हूं और सभी क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा आज के वीडियो में आपके जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके सभी कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, सभी प्रॉपर्टीज को समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो से जुड़े रहें और पूरा देखें। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले क्वेश्चन की, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद इस चारों ऑप्शन जो भी लिखे हुए हैं इन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको चार टाइप के क्वेश्चन और तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि अगर किसी मटेरियल पर क्या है, अगर किसी मटेरियल पर कैसा है स्ट्रेस लग रहे हो, क्या लग रहा हूं, स्ट्रेस लग रहा हूं किसी लोडिंग के कारण। जब किसी मटेरियल पर लोडिंग हो रही हो और उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहे हो उसके कारण स्लो डिफॉर्मेशन हो रहा हो। कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा हो? प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन। याद रखें इस वर्ड को, कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा हो? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा हो और स्लो हो रहा हो। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके कारण स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है अंडर स्ट्रेस? तो फ्रेंड्स इस चारों के अंदर एक ऑप्शन राइट है, हम चारों को समझा रहे हैं, जिसके अंदर आंसर राइट मिल जाएगा उसको मैं टिक कर दूंगा। पहला है फटीग लोडिंग। क्या है फ्रेंड्स? फटीग। फटीग भी क्या है? एक मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज है। फटीग को हम दो वर्ड से याद रखते हैं। कितने वर्ड से? दो से। पहला वर्ड है फ्रेंड्स किसी मटेरियल पर अगर साइक्लिक लोडिंग हो रही हो। कौन सी? साइक्लिक लोडिंग हो रही हो। दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स कि अगर किसी मटेरियल पर रिपीटेड स्ट्रेस लग रहे हो। कौन से? रिपीटेड स्ट्रेस जनरेट हो रहे हो या फिर लग रहे हो। याद रखें, पहला साइक्लिक लोडिंग, दूसरा रिपीटेड स्ट्रेस लग रहे हो। ठीक फ्रेंड्स, याद रखें। इसके अगर एग्जांपल देखें तो हमारी जो शाफ्ट होती है उस पर साइक्लिक लोडिंग लगती है या फिर रिपीटेड स्ट्रेस जनरेट होते हैं, या कनेक्टिंग रॉड होती है या हमारी स्प्रिंग होती है। इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं फ्रेंड्स उनको जब डिजाइन किया जाता है तो फटीग प्रॉपर्टीज को देखकर डिजाइन किया जाता है। तो ऐसा इसमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है, ना रिपीटेड स्ट्रेस लिखा है ना ही साइक्लिक लोडिंग लिखी, तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन है। अब है ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर भी एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, सभी को याद होनी चाहिए। ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हम जब लोड लगाएं या फिर कोई हथौड़ा से चोट लगाएं, ठीक है, तो वह बिना डिफॉर्मेशन के टूट जाए। याद रखें, बिना डिफॉर्मेशन के टूट जाए। ये बिना डिफॉर्मेशन होता फ्रेंड्स कि उस मटेरियल में कोई भी परिवर्तन ना हो और वह टूट जाए। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? ब्रिटल फ्रैक्चर। ठीक है, याद रखें एक वर्ड है बहुत इसमें इंपॉर्टेंट कि बिना किसी डिफॉर्मेशन के अगर मटेरियल टूट जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है डक्टाइल फ्रैक्चर। ये डक्टाइल फ्रैक्चर भी आपको याद रखना है, इस प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है क्योंकि इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी दो वर्ड याद रखना कि इसमें जब भी किसी मटेरियल पे हम टेंसाइल लोडिंग करते हैं। कौन सी लोडिंग? टेंसाइल लोड, मतलब बाहर की ओर जब हम खींचते हैं और वह मटेरियल वायर के रूप में बाहर की ओर खींचे। कैसे? वायर होते हैं जो तार होते हैं उनके रूप में जब बाहर की ओर खींचे और टेंसाइल लोडिंग के कारण, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? डक्टाइल फ्रैक्चर। नेक्स्ट होता है क्रीप। क्या होता है? क्रीप। क्रीप को भी बहुत अच्छे से याद रखते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला वर्ड रखना है हाई टेम्परेचर। क्या रखना है फ्रेंड्स? हाई टेम्परेचर पर जब लोडिंग हो रही हो और उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहे हो। हाई टेम्परेचर पर जब लोडिंग हो रही हो और उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहे हो और स्ट्रेस जनरेट होने के कारण उसमें कैसी स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही हो। याद रखिए, कौन सी? स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही हो। हाई टेम्परेचर पर स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही हो तो हम उसको कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? क्रीप प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही है, क्रीप। तो फ्रेंड्स ये चारों प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। हमें अच्छी तरह ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं क्योंकि जिस तरह मैंने समझाया है उस तरह आपको याद हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रीप से रिलेटेड है, आपको पहले ही बता दूं क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी डिफाइन कर चुका हूं। लिखा है स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस वर्ड को याद रखना है, क्या रखना है? स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। याद रखें, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर, इलास्टिक की नहीं। अब प्लास्टिक आप जानते हो तभी तो, लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, मतलब उस बॉडी में कोई परिवर्तन होता है, और हम लोड को हटा लें तो वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं लौट पाती है। जितना डिफॉर्मेशन है वहीं पर रहती है, ठीक है। ऐसे डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्लास्टिक वर्ड का याद रखना, जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, स्लो हो और हाई टेम्परेचर पर हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? सी। मैंने इस तरह अरेंज किए हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स कि एक ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिससे आपको बार बार रिपीट हो और वह प्रॉपर्टीज याद हो जाए। ये फटीग तो मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, साइक्लिक लोडिंग और रिपीटेड स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अभी मैंने जस्ट समझाया कि अगर किसी लोड को हटाने पर वह बॉडी अपनी फिर से पहली मतलब अवस्था में ना पहुंच सके तो इस टाइप की डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, एक वर्ड है, इंड्योरेंस लिमिट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, थर्ड में लिखा है क्रीप। क्रीप से रिलेटेड है, अ हाई टेम्परेचर प्रोग्रेस डिफॉर्मेशन अकर्स इन स्टेज। जो भी हाई टेम्परेचर प्रोग्रेस होता है डिफॉर्मेशन किसके अंदर? जब क्रीप प्रॉपर्टीज के अंदर, तो कितने टाइप से होता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई भी कंसेप्ट मुझे याद नहीं है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये होता है 3 टाइप से। कितने होते हैं? 3 प्रोग्रेस होते हैं, ठीक है। याद रखें, जो डिफॉर्मेशन होते हैं कितने प्रोग्रेस में होता है? 3 प्रोग्रेस में होता है, तो आप इसको याद रख लें। याद रखें फ्रेंड्स, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं और हिंदी में अगर मटेरियल चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, याद रखें किससे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड मैंने पीडीएफ एक जनरेट कर रखी है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ है विद एक्सप्लेन और आंसर के सहित, ठीक फ्रेंड्स। वह लगभग कितने 700 क्वेश्चन, उसमें लगभग 700 क्वेश्चन है, सब टॉपिक वाइज हैं। इसके अलावा लगभग 150 या 155 की समथिंग पेज हैं। यह पीडीएफ उपलब्ध है, आप 29 रुपए में खरीद सकते हैं। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप नंबर पे इस फोन पे करना होगा आपको 29 रुपए। जैसे ही फोन पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लें और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, तो हम आपको या तो ईमेल कर देंगे या फिर इसी व्हाट्सएप, जो भी व्हाट्सएप नंबर है आपका, उस पर मैं उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। याद रखें, बहुत अच्छी पीडीएफ है, लेकिन हिंदी मीडियम के, हिंदी में बनी हुई है मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसको खरीद लें। और लगभग हमने बता चुका हूं जैसे कि 700 समथिंग क्वेश्चन है और 155 समथिंग पेज है उसमें, तो आप इसको परचेज जरूर करें क्योंकि 29 रुपए बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इंपैक्ट लोड। क्वेश्चन के अंदर कभी भी कहीं भी शॉक और इंपैक्ट लोड की बात करें, कितनी किसकी? शॉक और इंपैक्ट लोड की बात करें, या फिर प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन की बात करें, और उस दौरान बिना फ्रैक्चर की जो भी एनर्जी ऑब्जर्व करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो है टफनेस। याद रखें, टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो शॉक एंड इंपैक्ट लोड को सहन करने की शक्ति रखता है कोई भी मटेरियल। अगर किसी मटेरियल के अंदर टफनेस की प्रॉपर्टीज है तो जो भी झटके लगते हैं या उस पर अचानक से हम लोड लगा देते हैं तो फ्रेंड्स उसको सहन करने की शक्ति रखता है टफनेस के कारण वो भी मटेरियल, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण? टफनेस के, ठीक है। याद रखें, अचानक से झटके लगना, एकदम से किसी पर लोड लगा देना, जिसे इंपैक्ट लोड बोलते हैं। शॉक मींस होता है झटके, ठीक है। तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होगी मटेरियल के अंदर, तो वह मटेरियल फेल नहीं होगा, उसको रेजिस्ट करने की क्षमता रखता है शॉक एंड इंपैक्ट लोड को, उसे बोलते हैं टफनेस। दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको पहले मैं टिक कर देता हूं, राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड में लिखी कि मटेरियल के अंदर जो एबिलिटी होती है एनर्जी को एब्जर्व करने की, एनर्जी को एब्जर्व करने के लिए किसी मटेरियल के अंदर जो एबिलिटी होती है, लेकिन कब? प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन के दौरान, विदाउट फ्रैक्चर। जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा हो और जब मटेरियल फ्रैक्चर ना हुआ हो, तो उस टाइम जो मटेरियल के अंदर एनर्जी को एब्जर्व करने की शक्ति होती है उसे हम बोलते हैं टफनेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टफनेस। तो दो डेफिनेशन है इसकी, दोनों डेफिनेशन आप याद रख लें, इन्हीं से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए। मैक्सिमम शॉक एंड इंपैक्ट लोडिंग की बात करता है, वहां पर टफनेस याद रखें। और प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी को एब्जर्व करता है उसको भी याद रखें, वह भी क्या होता है? टफनेस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लिखा हुआ व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल
टू विथस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर नॉन एज। तो फ्रेंड्स जैसे भी मैं बता चुका था कि ये जो टफनेस होता है एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स कि मैक्सिमम लोड बियर करने की कैपेसिटी रखता है। तो जब भी हम मटेरियल को बेंड करते हैं, ठीक है, कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है बेंडिंग में? प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन, याद रखें कैसा हो रहा है? प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फ्रैक्चर की। तो उस दौरान जो भी एनर्जी एब्जर्व करता है, एनर्जी एब्जर्व करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई फेल नहीं होता, उस दौरान एनर्जी को एब्जर्व करता है। तो उस टाइम बेंडिंग क्या होती है फ्रेंड? जानते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करते हैं तो ऐसा बेंड नहीं करते कि वह टूट जाए, ऐसा बेंड करते कि जब तक वह टूटे नहीं। तो फ्रेंड जब तक वह टूटे नहीं उसे बोलते हैं विदाउट फ्रैक्चर और प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है विदाउट फ्रैक्चर की, तो फ्रेंड्स हम उससे क्या बोलते हैं? टफनेस, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया हुआ था। तो यह जो आंसर हो जाएगा टफनेस का। जैसा मैंने बताया सर फ्रेंड्स कि जो भी प्रॉपर्टीज है मैं एक साथ बता रहा हूं जिससे आपको एक के बाद उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी टफनेस ऑफ द मटेरियल लिखा हुआ है। तो टफनेस ऑफ द मटेरियल, किसी मटेरियल की जो टफनेस प्रॉपर्टीज होती है, मतलब किसी मटेरियल की जो टफनेस प्रॉपर्टीज है वह उस मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के कारण ही वह मटेरियल क्या करता है? जो भी हमारे शॉक और इंपैक्ट लोड है उसको सहन करने की शक्ति रखता है। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होने के लिए रेडी रहता है वह मटेरियल, किसके कारण? टफनेस के कारण। याद रखें टफनेस क्या है? किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ के कारण ही वह बेंड होता है, वह शॉक एंड इंपैक्ट लोड को सहन कर सकता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा हुआ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन अंडर स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, वैसे 4 ऑप्शन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार और कर देता हूं। डक्टिलिटी की जब भी बात करता फ्रेंड्स तो यहाँ पर 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है कि किसी भी मटेरियल पर जब हम टेंसाइल लोड लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो? टेंशन मतलब बाहर की ओर खींच रहे हो, और जब हम बाहर की ओर खींचें तो वह मटेरियल वायर के रूप में कन्वर्ट हो सके, जो भी हमारे पतले पतले तार होते हैं उनमें कन्वर्ट हो सके विदाउट फ्रैक्चर। तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी। स्ट्रेंथ तो आप जानते हैं जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उसको रेजिस्ट करने की जो क्षमता रहती है मटेरियल की वह होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। टफनेस जैसा कि मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, एक तो मैकेनिकल जो भी हमारा प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हो रहा हो किसी मटेरियल का विदाउट फ्रैक्चर, उस दौरान जो भी हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है या फिर जो भी हमारे एनर्जी को एब्जर्व करता है वो किस प्रॉपर्टीज के कारण करता है? टफनेस के कारण करता है। इसके अलावा और भी मैंने इसके बताए थे कि 2 वर्ड और बताए थे, एक तो इंपैक्ट और शॉक लोडिंग विदाउट फ्रैक्चर के अगर ये सहन करने की शक्ति हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टफनेस बोलते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन बता स्टिफनेस। तो स्टिफनेस इस डेफिनेशन को डिफाइन करता है। स्टिफनेस क्या होती है? किसी भी मटेरियल की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो अंडर स्ट्रेस उस मटेरियल को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? रेजिस्ट। तो फ्रेंड्स याद रहेगा स्टिफनेस को हमने कैसे डिफाइन किया फ्रेंड्स? एक मटेरियल की जो भी ऐसी क्वालिटी या ऐसी एबिलिटी, ठीक है, जिसे हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो स्ट्रेस डिफ्लेक्शन के दौरान उसे क्या करे? रेजिस्ट करे। ठीक है, क्या करे? रेजिस्ट करे। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? स्टिफनेस बोलते हैं। रेजिस्ट मींस होता है फ्रेंड्स ब्रोथ करना। ठीक है, क्या क्या होता है? ब्रोथ करना। डिफ्लेक्शन का जो प्रॉपर्टीज ब्रोथ करे उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिफनेस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है क्या? स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट किसको? डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका जो प्रॉपर्टीज ब्रोथ करती है जो मटेरियल का, उसे बोलते हैं स्टिफनेस। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, सिर्फ घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब अपोजिट पूछे गए एक दूसरे के। तो दोनों क्वेश्चन स्टिफनेस से रिलेटेड थे फ्रेंड्स, तो याद रहेंगे दोनों क्वेश्चन। एक डेफिनेशन जरूर याद कर लें स्टिफनेस की। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे भी ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे और भी कई क्वेश्चन पूछे गए लेकिन सिमिलर थे, तो मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जर्व एनर्जी द इलास्टिक रीजन। ठीक है फ्रेंड, जब हम प्लास्टिक रीजन की बात कर रहे थे या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो वहां पर टफनेस की बात चल रही थी। किसकी चल रही थी? टफनेस। यहाँ पर चेंज हो गया इलास्टिक रीजन के अंदर। इलास्टिक रीजन जानते हैं फ्रेंड्स आप कि जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते तो उस दौरान वह मटेरियल लोड हटाने पर अपनी ओरिजिनल अवस्था में पहुंच जाए तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन। तो जब भी इलास्टिक रीजन की बात करें फ्रेंड्स, वहां पर जो भी मटेरियल की एबिलिटी होती है एनर्जी को एब्जर्व करने की, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रेजिलेंस। क्या बोलते हैं? रेजिलेंस। तो ये रेजिलेंस के कारण होता है, याद रखें यहाँ पर रीजन क्या होता है? इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन के दौरान
फ्रेंड्स या इलास्टिक, जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, उसके दौरान जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उस दौरान क्या हो, जो भी एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है किसी मटेरियल के द्वारा उसे बोलते हैं रेजिलेंस। ठीक है, इलास्टिक रीजन के अंदर याद रखें। ठीक है, इलास्टिक रीजन हम बता चुके कि जहां पर मटेरियल को हम हटा लें तो वह मटेरियल अपनी ओरिजिनल अवस्था में पहुंच जाए, उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एग्जिबिट कंसिडरेबल इलास्टिक रिकवरी ऑन रिलीज ऑफ लोड। वही इलास्टिक रिकवरी की बात कर रहा है कि जब हम लोड को रिलीज कर दें तो वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में पहुंच जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो उसकी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पूछेगा है फ्रेंड्स, लेकिन इलास्टिक रीजन की पूछा है, मटेरियल की एबिलिटी की बात कर रहा है, इनमें से प्रॉपर्टी पूछा है तो रेजिलियंस हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, हार्डनेस आप जानते हैं, हार्डनेस आप नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लें। हार्डनेस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डनेस किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम जब किसी मटेरियल पे कोई भी लोड लगाते हैं तो उसको इंडेंटेशन होते हैं फ्रेंड्स, स्क्रैचिंग होती है, उसका विरोध करती है। ठीक है, विरोध का मतलब होता है रेजिस्ट करने की क्षमता रखती है। जैसे हम कोई एक मटेरियल है हमारे पास, अगर हम दूसरे मटेरियल को उसके ऊपर पटक दें, कोई स्क्रैच ना आए, उस पर कोई दबाव ना पड़े, कोई गड्ढे ना हो, तो फिर इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, हम हार्डनेस बोलेंगे। ठीक है, याद रहे, किसी मटेरियल के अंदर अगर हार्डनेस की प्रॉपर्टीज है तो उस पर ना तो स्क्रैच आएंगे जब हम किसी मटेरियल को उसके ऊपर पटकेंगे या फिर उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, ना ही कोई उसमें चटका चटकू होगी, ना ही कोई निशान पड़ेगा, ना ही कोई गड्ढे होंगे, जिसे बोलते हैं इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की कोई भी उस पर निशान नहीं बनेंगे हार्डनेस प्रॉपर्टीज के कारण। तो क्वेश्चन आता है किसमें, उसमें इंडेंटेशन की बात की जाती है, स्क्रैचिंग की बात की जाती है, इस टाइप की बात की जाती है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो रजिस्ट कर सके किसको, इंडेंटेशन को, स्क्रैचिंग को, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको बोलते हैं हार्डनेस। तो हार्डनेस भी आपको याद रखना। टफनेस में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 12 नंबर का, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है लेकिन तीसरा क्वेश्चन भी मैं इसमें समझाऊंगा। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर देखेंगे तो लाइन लगी हुई है फ्रेंड्स, यहाँ कितने बार पूछा गया, हर एक एग्जाम में ऐसा लगता पूछा था, तो इसको मैं ध्यान से समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें। लिखा है द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। अगर किसी मटेरियल के अंदर उसकी सभी डायरेक्शन में समान प्रॉपर्टीज है, समान कौन सी प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नाम याद रख लें, वर्ड क्या याद रखना कि किसी मटेरियल के अंदर सभी डायरेक्शन में एक समान इलास्टिक प्रॉपर्टीज है तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आइसोट्रॉपिक। तो आप इसको अच्छे से याद रखें, क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, वो लिखा है इफ अ मटेरियल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स कि अलग अलग सभी डायरेक्शन में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है, तो उसको क्या बोलेंगे। सभी डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड्स बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। ठीक, क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक, याद आएगा फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक। अब तीसरा क्वेश्चन और बनता है, दो क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन होता है होमोजीनियस के ऊपर। अब होमोजीनियस का क्वेश्चन कैसा होता है, तो इसको याद रखें, क्या हो, सभी डायरेक्शन में जो मटेरियल का कंपोजिशन हो वह कैसा हो, एक समान हो। सभी डायरेक्शन में मटेरियल का कंपोजिशन एक समान हो और उसकी डेंसिटी एक समान हो। मटेरियल का कंपोजिशन एक समान हो और डेंसिटी एक समान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। याद रखें, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। पहला क्वेश्चन का आंसर ए हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया सभी डायरेक्शन में कंपोजिशन मटेरियल का एक समान हो और डेंसिटी एक समान हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स द मेलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल। उसमें पूछ रहा है जो मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो मैं सभी ऑप्शन समझा रहा हूं क्योंकि सभी ऑप्शन किसी ना किसी की डेफिनेशन है, इससे आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। लिखा रिटेन्स द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर द लोड परमानेंटली। ठीक है, इसके बाद रिगेन्स इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पहले हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, अंडर लोड परमानेंट, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए अगर लोड को हटा लें तो फिर उसको बोलते हैं प्लास्टिकल जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट रिगेन्स इट्स शेप एंड साइज, अगर लोड को हटा लें, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा है उसको हटा लें और मटेरियल अपनी शेप एंड साइज में फिर से वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं इलास्टिकली। क्या बोलते हैं, इलास्टिकली। जब वापस नहीं आता कोई मटेरियल अपनी ओरिजिनल अवस्था में तो उसको बोलते हैं प्लास्टिकली, और जब मटेरियल
अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाए, अपने शेप एंड साइज में आ जाए और लोड हटाने पर तो उसको बोलते हैं इलास्टिकली। ठीक है, अब बोला कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। जब किसी मटेरियल पर हम टेंसाइल फोर्स लगाएं और वह वायर में कन्वर्ट कर सकें बिना किसी फेल्यूर के, तो फ्रेंड उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा क्योंकि तीन ऑप्शन जब गलत है। कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स। अगर कोई मटेरियल है उसको हम पीट के, ठीक है, उसको पतली पतली सीटों में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। याद रखें क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी और भी मैं डिफाइन कर दूं, और भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। इस पे पहली बात बता दूं, कौन सा फोर्स लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। कंप्रेसिव फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि हम इसको पीटते हैं, जो भी मटेरियल लेते हैं उसको या तो रोलर के बीच में दबाते हैं या फिर हथौड़े से पीट के हम चद्दरों में, पतली पतली चद्दरों में कन्वर्ट करते हैं, पतली सीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा, कंप्रेसिव फोर्स, और सीट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइन। इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि जो डक्टिलिटी है वह कौन सा ऑप्शन है जो डिफाइन करता है उसको। तो फ्रेंड्स मैं चारों ऑप्शन को बता देता हूं। एबिलिटी टू अंडरगोज लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन। कंप्रेशन की जब भी बात करता फ्रेंड्स तो वहां पर होती है मेलेबिलिटी। कंप्रेशन की बात करें और सीट में कन्वर्ट करने की बात करें तो वहां पर कौन होगी, मेलेबिलिटी। और ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की बात करें तो वहां होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, या इलास्टिक प्रॉपर्टीज। एबिलिटी टू अंडरगोज लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन, अंडर टेंशन की बात करें फ्रेंड्स तो वहां पर होती है डक्टिलिटी। जैसे मैं बता चुका हूं, डक्टिलिटी दो पॉइंटों से याद रखना, एक टेंसाइल फोर्स से और दूसरी वायर में कन्वर्ट करने से। तो फ्रेंड्स ये सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है फाइब्रस फ्रैक्चर अकर्सिंग। ये फ्रेंड्स एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये फाइब्रस होता है, जो भी इसमें क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है इसको जब खींचते हैं तो इसमें रेशेदार पतले पतले क्या होते हैं, वायर के टाइप में निकलते हैं। क्या निकलते, वायर के टाइप में निकलते हैं। जब भी वायर की बात होती है, धागों या फिर जो भी खींचने की बात होती है तो फ्रेंड्स वहां पर होती है डक्टाइल प्रॉपर्टीज। कौन सी है, डक्टाइल मटेरियल की बात होती है। तो जो भी डक्टाइल मटेरियल होगा फ्रेंड्स उसके अंदर क्या होता है, वायर के रूप में कन्वर्ट होता है वह मटेरियल, और उसमें टेंशन खींचने पर जब टेंसाइल फोर्स लगता है तो दोनों ही डक्टिलिटी से क्वेश्चन रिलेटेड थे फ्रेंड्स। तो ये फाइब्रस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि फाइब्रस जो भी फ्रैक्चर होता है उस किस टाइप का होता है। तो डक्टाइल मटेरियल होता है एक, इसलिए कौन सा होगा, डक्टाइल टाइप का होगा। डक्टाइल क्यों पहचाना, क्योंकि इसमें जो भी इसको खींचते हैं या फ्रैक्चर होता है तो वायर के रूप में, रेशेदार वायर के रूप में निकलते, पतले पतले छोटे छोटे वायर के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ब्रेक सडनली विथ लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज नोन। जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसपे हम लोड लगा रहे हैं उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, बिना किसी डिफॉर्मेशन के, मतलब उसके शेप एंड साइज में बिना किसी परिवर्तन के अगर वह टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस को याद रखें, जैसे कि हमारे जो भी ग्लास वगैरह रहते हैं, जो भी हमारे हार्ड मटेरियल रहते हैं, कौन से हार्ड मटेरियल रहते हैं। हार्ड मटेरियल क्या होते हैं, थोड़े से लोड लगाने पर या कैसे सीधा पटकने पर टूट जाते हैं। जैसे हमारे कांच है या ग्लास है, उसको देखेंगे आप, थोड़ा सा हम फोर्स मार दें बिना किसी डिफॉर्मेशन के वह टूट जाता है, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो किसी बिना डिफॉर्मेशन के उस पर लोड लगाने पर अगर टूट जाए तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट लिखा देयर इज अ फॉर अ ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल कौन सा होगा या इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। तो जैसा मैं इसमें बता चुका हूं, नो इलास्टिक जोन, मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसमें कोई भी इलास्टिक जोन नहीं है। इलास्टिक जोन मतलब होता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होना बिना किसी फ्रैक्चर। तो फ्रेंड्स कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, बिना किसी इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन जानते हैं आप फ्रेंड्स अच्छी तरह कि ऐसा मटेरियल जिसको बिल्कुल खींचा ना जा सके। ठीक है, ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है, नो इलास्टिक जोन वाला। तो एक ऐसा ही मटेरियल है कि जिसके अंदर बिना किसी डिफॉर्मेशन के वह टूट जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। वह पूछ रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होती। तो वह होता फ्रेंड्स स्टील। स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होती है। याद रखें, जिस भी मटेरियल की जो भी इलास्टिक मॉडुलस जो कांस्टेंट होता, कौन सा कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस, वह जितना अधिक होगा उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे अधिक होगी। स्टील आप जानते हैं यह किससे बनता है,
जो भी हमारा कार्बन और आयरन होता है उसके मिक्सर से क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील सबसे इलास्टिक प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल होता है। नेक्स्ट लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल टू इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे हम लोड लगा रहे हैं तो उस पर डिफॉर्म होती है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होता है और लोड हटाने पर वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाती है, तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलेंगे? तो वह होती है इलास्टिसिटी। कारण किसके अंदर साथ होती है? इलास्टिसिटी पर फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे सिंपल होता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें हम फोर्स लगाएं वह डिफॉर्म हो और फोर्स हटा लें तो अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाए। कैसी अवस्था में? अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाए, तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इनेबल्स इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली। ऐसा कोई मटेरियल जिसपे हम फोर्स लगाएं और परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, अपनी ओरिजिनल अवस्था में ना लौट पाए, तो आप उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्लास्टिसिटी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं फ्रेंड्स, इजी होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की जितनी भी मैक्सिमम प्रॉपर्टी समझाने की, आपको समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।